प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह शिक्षण कार्य शास्त्री तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए केंद्रित है। विगत दिनों हमने राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों में कई कवियों पर चर्चा की है, जिसमें बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी आदि प्रमुख थे। आज उसी धारा को आगे बढ़ाते हुए रामधारी सिंह दिनकर पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। दिनकर का बचपन बड़े कष्ट में बीता। जब वह 2 वर्ष के थे तभी उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। इन्होंने 1932 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय से बीए किया। सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार के पद पर कार्य किया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय वे बिहार के जनसंपर्क विभाग में चले गए और बाद में वहीं निदेशक के रूप में नियुक्त हुए। 1952 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे। 1964-65 में वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति बने और 1965 से 1971 ईस्वी तक भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर आरूढ़ हुए। बाद में वे पटना चले गए। अपने अंतिम समय में उन्होंने अपने युवा पुत्र को खो दिया। पिता के सामने पुत्र की मृत्यु होना निश्चित रूप से असहनीय होता है। ऐसे जवान बेटे की मृत्यु का दंश भी दिनकर जी को झेलना पड़ा। दिनकर जी यूँ तो कविता और गद्य दोनों विधाओं में महत्वपूर्ण कृतियां दी हैं। उनका कवि रूप में अधिक प्रमुख स्थान है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियों में रेणुका, जो 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई, हुंकार 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई, रसवंती 1939 ईस्वी में, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी में, सामधेनी 1947 ईस्वी में, रश्मिरथी 1952 ईस्वी में, नील कुसुम 1955 ईस्वी में, उर्वशी 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई। परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरे नाम आदि उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी उनके प्रबंध काव्य हैं। उर्वशी पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संस्कृति के 4 अध्याय गद्य कृति पर उन्हें साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत भी किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण देकर सम्मानित किया। उनकी गद्य कृतियों में संस्कृति के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर, शुद्ध कविता की खोज, काव्य की भूमिका, अर्ध नारीश्वर आदि प्रमुख हैं। हिंदी कविता में छायावादी कुहासे को काटने वाली शक्तियों में दिनकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्वयं लिखा है कि वे छायावादी काव्य को ठीक पीठ पर आए कवियों में हैं। वे ओज, प्रणय और राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावधारा के कवि हैं। उनमें एक ओर छायावादी भावुकता के संस्कार हैं तो दूसरी तरफ सामाजिक मंगल की कामना भी है। एक ओर वे द्विवेदी युगीन भाषा की सरलता, स्पष्टता की ओर आकर्षित होते हैं तो दूसरी ओर प्रगतिशीलता की ओर। हुंकार, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा में उनके उद्दाम ओज के दर्शन किए जा सकते हैं। कुरुक्षेत्र काव्य में उन्होंने युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के संवादों द्वारा गांधीवादी अहिंसा की आलोचना करने का साहस दिखाते हुए भी
अपनी कृतियों में उल्लेख किया है। 1962 ईस्वी में भारत पर चीनी आक्रमण के बाद सोए हुए पौरुष को जगाने के लिए दिनकर ने परशुराम की प्रतीक्षा लिखी। इसमें उन्होंने क्षमा, दया, अहिंसा जैसी भावनाओं के स्थान पर बाहुबल, वीरता और बलिदान को वरीयता देते हुए लिखा है। आप पंक्तियां देखिए। वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की थाती से दूध निकालो, है रुकी जहाँ भी धार शिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो। आप देखिए इन 4 पंक्तियों में ऐसा लगता है कि बाहुबल, वीरता और बलिदान तीनों की भावना समाहित है। और जो देश की पहचान है, क्षमा के रूप में, दया के रूप में, अहिंसा के रूप में। जिस समय देश पर संकट आया 1962 में, जब चीन के साथ युद्ध हुआ, तो निश्चित रूप से उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने के लिए ये कविता लिखी। उर्वशी के काम आध्यात्म की कविता भी कहा गया। इसमें सौंदर्य और प्रेम के अनेक रससिक्त चित्रों के दर्शन होते हैं। आप देखिएगा 2 पंक्तियां इस संबंध में हैं। प्रकटी जब उर्वशी चांदनी में, द्रुम की छाया से लगा सर्प के मुख से जैसे मणि बाहर निकली हो। कितनी सुंदर एक स्वरूप व्यक्त किया है उन्होंने। और देखिए आगे, क्षण क्षण प्रकटे दुरे छिपे, फिर जो चुम्बन लेकर, ले समेट निज को प्रिय के क्षुधित अंक में देकर, प्रियतम को रख सके निमज्जित जो अतृप्ति के रस में, पुरुष बड़े सुख से रहता है उस प्रमुदा के बस में। मेरे नंगपति मेरे विशाल पंक्ति से आरंभ होती है उनकी प्रसिद्ध हिमालय के प्रति कविता। इसमें उनकी राष्ट्रीय चेतना, भावों की एक वानगी देखी जा सकती है। अनेक कविताओं में व्यक्त उनके राष्ट्र प्रेम को लक्षित कर मैथिषण गुप्त के बाद उन्हें सच्चा राष्ट्र कवि होने का अधिकारी मानना निश्चित रूप से समीचीन होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शोषण और विषमता के विरोध में लिखी गई उनकी रचनाओं में उनके प्रगतिशील स्वरूप की झलक देखी जा सकती है। उन्होंने एक चिंतक कवि के रूप में ख्याति प्राप्त की। प्रेम, हिंसा, दया, सामाजिक न्याय, शासन, महत्वाकांक्षा, भोग, वैराग्य, शांति, मन, आत्मा, ईश्वर, शायद ही ऐसा कोई विषय हो जिसे दिनकर के चिंतनशील मन में अभिव्यक्ति न दी हो। पर जीवन के उत्तरार्ध में दिनकर को चिंतन की सीमा और अविराम चिंतन की व्यर्थता महसूस होने लगी थी और वे सोचने की प्रक्रिया को बंद करने को ही पुरुषार्थ मानने लगे थे। उन्होंने हारे को हरिनाम पुस्तक में लिखा है, देखिए 2 पंक्तियां। पुरुषार्थ है पल पल डोलते मन को निष्पंद करना, पुरुषार्थ है सोचने की प्रक्रिया को बंद करना। इस प्रकार हम उनकी रचनाओं का विश्लेषण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि निश्चित रूप से रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र को दिशा देने वाले एक महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को जागृत किया, एक सांस्कृतिक चेतना से जोड़ने का प्रयास किया। निश्चित रूप से वो बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं। आज इनकी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कल हम दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे।